हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे देंगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कमल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ देगा, जमवाएगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ा में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। वो यह सोचता हुआ अपने भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कमल, न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती हैं। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, बस हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज जाए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौं ढीली पड़ गई। हल्कू उसके वाक्य में जो कठोर सत्य था वो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने आकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसे काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वो आज निकाल कर जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार में दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे रूख के पत्तों में एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू घुटनियों को गर्दने में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफा, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजार हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ गया। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, पर मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज शांत था। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों की घुटनियों पर रखा दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की बार वो सो जाऊंगा। पर एक क्षण में उसका हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा से उसे कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी।
अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता था। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था। वो इस अनोखे मित्र जैसे आत्मा से सब द्वार खुले थे और उनका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता से उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। जो हवा के ठंडे झोंकों से तुच्छ समझती थी, वो झपट कर उठा और छपड़ी से बाहर आकर ठोकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर घूमता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तत्परता से लगा हुआ था। 1 घंटा गुजर गया। रात की शीत को हवा से थपथपाना शुरू हुआ। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया और धमनियाँ रक्त की जगह हिम बह रहा हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी बाकी है? हल्कू ने सोचा। चलकर पत्तियां बटोरी और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरता देखा तो समझा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठ नहीं जा सकता है। 1 घंटे और गुजर गया। रात की शीत को हवा से थपथपाना शुरू हुआ। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया हो। उसने धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी रात बाकी थी। सप्ताह से अभी आकाश में आधे ही चढ़े ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत में से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाकी पत्तियों को ढेर लगाया हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पट्टियाँ बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरता देखा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह सकता। अपने पास से अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखा लिए और उनके एक झाड़ू बनाकर हाथ से सुलगाता हुआ ओपले के लिए बगीचे की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरें, तापें ठाठ हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरा में निर्दय पवन पत्तियों की कुचलता हुआ चला जाता। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप करके नीचे गिर रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंककर खेतों की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड है। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों से आ रही थी। फिर उसे मालूम हुआ। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा 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 भूंकता रहा। उसके पास ना आया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लियो लियो। जबरा फिर भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। अच्छी खेती थी। ये दुष्ट जानवर सर्वनाश कर डालते। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा के ऐसा ठंड चुभने बिच्छू के डंक सा झोंका लगा। फिर वो बुझते हुए अलाव के पास आ बैठ गया। राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आकर मेड़ता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और इधर सारा खेत चपट हो गया। हल्कू उठ कर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत सत्यानाश हो गए। भला ऐसा भी कौन सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ाया डालने से क्या हुआ?
हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबड़ा मड़ैया के नीचे चेत लेटा हुआ, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेतों की दशा देख कर रहे थे। मुन्नी मुख पर उदासी छा गई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए मुंशी प्रेमचंद जी के लिए।